हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी की क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर है 8। ठीक है। आज हम लोग वो पढ़ेंगे। हम लोग अपने 8वें चैप्टर पे आ गए हैं। इसके बाद एक चैप्टर और है। उसके बाद ये जो हमारी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इससे पहले क्लास 6 की भी हो चुकी है, तो जिनने भी ना देखा हो वो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि है हमारा बाजार में एक कमीज। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चीज बनती है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक जो शर्ट है उसकी डिजाइन यहाँ पे दी गई है, और वो किस प्रकार से प्रोसेस होकर मार्केट में आती है, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। और इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। इससे केवल आपको ये नहीं निकालना है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए या फिर जो भी। ठीक, इसको पढ़ के समझना जो होता है ना, वही है एनसीईआरटी की खासियत, जो आपको कम शब्दों में या बहुत ही जो सरल एग्जाम्पल में आपको सारी चीज समझाई थी। तो इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो जो इसकी कहानी होती है वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है हमेशा के लिए। ठीक, तो जिससे कि आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हो कभी भी, क्योंकि वो चीज आपको याद आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है, यानी कि कहाँ से उत्पादन होती है? कपास। कपास से ही तो कॉटन बनता है हमारा, उससे हमारा कपड़ा और शर्ट बनती है। कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती थी, तो यानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने से खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। यानी कि जो बाजारों की जो श्रृंखला है वो कपास उगाने वाला, यानी जो किसान जो खेतों में काम करते हैं वो कपास उगाने वाले हो गए। और सुपर बाजार, जो सुपर मार्केट हम लोग देखते हैं, मॉल वगैरह देखते हैं जहाँ पे हमारे कपड़े शर्ट वगैरह टंगे रहते हैं, तो वहां तक कैसे उसको जोड़ते हैं, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, तो इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। ठीक, मतलब एक एक खरीदेंगे और फिर बेचेंगे, तो ये पूरी एक चैन है इसकी। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि सारी चीजें हम लोग देखेंगे, किसको लाभ होता है, किसको हानि होती है, और किस प्रकार से प्रोसेसिंग होकर चीजें जो है मार्केट में आती हैं। और हम लोग इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, और किस तरीके से मूल्य डिसाइड होते हैं, पैसे डिसाइड होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो किस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक, तो आपको अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, यानी कि कुरनूल एक जगह है, वहां पे कपास की एक किस्म, मतलब जो कपास उगाते हैं वो एक किसान है। तो उसकी हम लोग कहानी समझेंगे। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुरनूल कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आपका काम ये है कि इसकी जो लोकेशन है वो आप मैप में देख सकते हैं, या फिर जो आपने वो एटलस ले रखा है उसमें मैप में आप देखें। तो जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, कौन? स्वप्ना। ठीक, इसी की कहानी हम लोग को पढ़नी है। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। ठीक है, स्वप्ना जो है अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है, ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है डोडे क्या है। जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपको एक मतलब समझ बनानी है कि हाँ, रुई में जो है इस प्रकार से चीजें होती हैं। आगे देखें। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपए कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। तो यानी कि ये उसने पैसे दिए और ब्याज दर पे पैसे दिए, और साथ-साथ उसने एक शर्त भी रखी कि वो जो रुई है वो उस व्यापारी को बेचेगी। ठीक, तो ये आप देखते जाइए और समझते जाइए किस प्रकार से चीजें होती हैं, किस प्रकार से खेल होता है इन सब का व्यापार का। ठीक, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यानी कि जो बहुत ज्यादा निवेश चाहिए कपास के लिए, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है, यानी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है इसके उर्वरक और कीटनाशक लेने के लिए। ठीक, प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, किसान के पास उतना पैसा होता नहीं, तो इन खर्चों की जो पूर्ति करेंगे तो उससे जो है पैसा उधार लेना पड़ेगा, और काफ़ी चीज़ें उसमें फिर पैसा उधार लेंगे तो ब्याज भी उनको देना पड़ेगा साथ में। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे, 1500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से। ठीक, यानी एक एक कुंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1500 रुपए कुंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। ठीक,
1 कुंटल 1500 रुपए का, तो रुई टोटल हुई 6000 की। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए, यानी कि 6000, तो उसका जो जो टोटल वैल्यू हुई 6000 थी, उसने पहले जो 2500 रुपए उसने वो दिए थे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2000 उसने कर्ज दिए थे, और साथ में ब्याज जोड़ के उसके टोटल हो जाते हैं 3000। ठीक, तो ये माइनस कर देंगे तो बचे इनके पास 3000 बचे, तो ये 3000 इनको इनको सपना को उसने दे दिए। तो सपना कहती है केवल 3000। तो व्यापारी कहता है रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। तो सपना कहती है इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। ठीक, तो ये स्वप्ना कहती है क्योंकि उसने 4 महीने तक मेहनत करी है, उसके बाद में उसको 3000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें बहुत ही गलत हैं और ऐसी चीजें होती हैं, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो है बाजार में रुई ज़्यादा, जब किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड अपने आप कम होती है। इस वजह से पैसे भी, यानी कि जो उसका जो महंगाई है, जो जितने रुपए में मिल रही होती है, वो उससे कम कीमत उसकी भी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक, अगर डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक, इस वजह से। तो अब व्यापारी कहता है अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा लो। ठीक, तो स्वप्ना कहती है नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपए प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती है। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा रहा जा सकता है। ठीक, तो इस वजह से वो व्यापारी जो है वहाँ का पावरफुल आदमी है, और वो जितने रुपए में खरीदना चाहता है उतने में कम से कम दाम में वो खरीद लेता है, अपना फायदा करता है, और इन लोगों को नुकसान हो जाता है किसानों का। और जो किसान है उससे भिड़ भी नहीं सकते हैं, भैया छोटे किसान है, अगर उसने ज्यादा कुछ कर दिया तो बेचारे जो आराम से खा पी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। आगे हम लोग देखें, कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। आगे देखें, इरोड का कपड़ा बाजार। ठीक, तो ये जो इरोड है ये हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड। ठीक, तो ये भी आपको देखना है, तमिलनाडु के में एक जगह है कौन सी, इरोड का कपड़ा बाजार। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट है। ठीक, ये हो सकता है पूछा भी जाए किसी एग्जाम में कि भाई इरोड कहाँ पे है, एक नॉर्मल सा वो क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखें, यूरोप का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ये आपको ये देखना, यहाँ संसार की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि पूरे वर्ल्ड में जो है यूरोप का कपड़ा बाजार विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखें कि यह कार्य कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो हमने ऊपर क्वेश्चन को छोड़ दिए थे तो वो देखते हैं। ठीक, तो ये पूरी हम लोगों ने कहानी पढ़ ली थी, और यहाँ देखें अगर, तो क्या सपना को कोई जो सपना सपना है उसको रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ, ये हम लोग समझ लिया। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? ठीक, तो ये भी आपको बताना है कि या सोचना है कि व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया, ये भी हम लोगों ने अच्छे समझा है। इससे हम लोगों को चीजें समझ में आ गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे है आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे, उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है। तो अब आपको ये जो है एक कदम आगे बढ़ के ये जो क्वेश्चन है, ये पूरे बेसिक क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे कहानी में पढ़ लिया है, लेकिन ये है आपको एक कदम उससे आगे सोचना है कि भाई अगर उसने इतने कम रुपए में रुई खरीदी है किसानों से, तो फिर वो आगे कहाँ बेचेगा और वो लोग किस प्रकार का जीवन यापन करेंगे, स्वप्ना किस प्रकार का जीवन यापन करती है। ठीक, तो उनकी स्थिति और स्वप्ना की स्थिति में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। तो ये आप लिख भी सकते हैं, इसकी आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे यहाँ पे देखें तो कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। ठीक, क्या नाम है, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। नंबर 3, जिनिंग मिलें कपास से
बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। उसके बाद आता है चौथा नंबर, सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं, यानी कि सूत काटने वाली मशीनें जो हैं वो कपास के जो गट्ठर हैं जो जिनिंग मशीन ने तैयार किया है वो खरीद लेती हैं। आगे 5वें नंबर पे आता है, सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। जो सूत काटने वाली मशीन है वो उस कपास से क्या बनाती हैं, धागा बनाती हैं। ठीक, और सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से वो धागा तैयार होता है, फिर धागे से बुन बुन के कपड़ा तैयार होता है। आगे हम लोग देखें, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उदाहरण में हम देखें कि यह कार्य कैसे होता है। ठीक, कौन सा कार्य, ये कपड़ा तैयार किया जाता है जो। ठीक, यहाँ पे ये इरोड में एक दुकान जो इरोड जो तमिलनाडु का एक जगह है उसकी बात की गई, तो ये उसका चित्र दिया गया है यहाँ पे एक दुकान का, और इस प्रकार से यहाँ कई दुकान दी है, ये देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अब ये हम लोग समझते हैं। बाजार में यह एक व्यापारिक दुकान है, जो नंबर 1 की जो बात हो रही है ये वाली। ठीक, ये वाली बात। ठीक, बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं और वे अन्य लोगों से सूत खरीद लाते हैं। ठीक, तो ये नंबर 1 की बात हमने समझ ली। अब देखते हैं नंबर 2, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में से 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। अब देखें नंबर 3, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये अगर देखें तो ये देखो कपड़ा पूरा तैयार है और ये लोग जाने की तैयारी में है। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। यहाँ हम लोग देखेंगे दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। ठीक, दादन व्यवस्था के बारे में समझेंगे। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा दे देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है, यानी कि बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पर ही जो आम आदमी है वो उन पर निर्भर है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। ठीक, तो और अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है, इसको देखें। ई रोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। ठीक, तो आपको ये बताना है व्यापारी क्या कर रहा है, बुनकर और निर्यातक, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर हैं, तो ये भी हम लोगों ने समझा है और इस पे भी आप आंसर लिख सकते हैं या खुद से सोच के इसका आंसर निकाल सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो आगे देखें, कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची बाजार दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। ठीक, तो आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या है। आगे देखें, व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। अब आपको ये जो कीवर्ड है दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक, ये भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो ये आपको नोट करके रख लेना है दादन व्यवस्था क्या है। ठीक, अच्छे समझना है। तो ये दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। ठीक, व्यापारी ही क्या करता है, कच्चा माल देगा और उसको तैयार माल प्राप्त होगा। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। ठीक, तो दादन व्यवस्था क्या है ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। ठीक, तो इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा हमारा है,
क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए, ठीक? तो ये भी है कि भाई एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, वो सब कॉन्सेप्ट किन-किन चीज़ों पे लागू होता है वो आपको देखना है। आगे देखें, आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। आगे हम लोग इसी में देखेंगे इसमें आगे हम लोग आगे देखें, हाँ, बुनकर सहकारी संस्थाओं के बारे में हम लोग इसमें अब जानेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में जो में है जो बुनकर हैं, बुनकरों से सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। आगे देखें, कभी-कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है, ठीक? तो ये जो गणवेश योजना ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ की है, तमिलनाडु सरकार की है, ठीक? गणवेश योजना तमिलनाडु सरकार। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को-ऑप्टेक्स, ठीक? ये आपको ध्यान रखना, को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी, ठीक? तो यहाँ तक हम लोग समझ लिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था और आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पे दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, तो इसको हम लोग समझेंगे। ई रोड का जो व्यापारी है, ठीक? यहाँ हम लोग देखें, ई रोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसाय भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। आगे अगर देखें तो एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँग रही है, यानी कि बटन जो महिला मजदूर हैं, देखो इन कपड़ों में जो बटन लगा रही हैं। यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या-क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? ठीक, तो ये भी आपको समझना है क्यों स्वीकार करते हैं भाई। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो कपड़ा है वो कोई खरीदेगा नहीं और उनका जो व्यापार है वो पूरा ठप हो जाएगा। वस्त्र निर्यातक विदेशी यानी विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं, तो ये भी आपको बताना है। आगे देखें, ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। अब आगे देखें, इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका असर यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 प्रतिमाह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो 3000 रुपये प्रतिमाह ही मिल रहा है किसी को, वेतन दर्जी को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ मजदूरों को भुगतान दिया गया, दर्जी को कितना मिल रहा है? 3000। इस्त्री करने यानी जो प्रेस करता है कपड़ों में, उसको मिलता है 1.5 रुपये मिल रहा है प्रति पीस पे। जांच करने वाले को 2000 और धागे काटना व बटन लगाने वाले को मिल रहा है 1500 रुपये प्रति माह। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं।
इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा, चर्चा कीजिए। यानी महिलाओं को ही काम पर क्यों रखा गया, जो पुरुष हैं उनको क्यों रखा गया, इस पे आपको बताना है। सीधी सी बात है कि महिलाओं जो है कम पैसे में भी वो वहाँ पे काम कर लेंगी, ठीक है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। आगे मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए, ठीक। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आप ये करके भी देख सकते हैं। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज की लागत मूल्य 600 रुपए है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। यहाँ पे जो है कमीज दी गई है, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 900 का। विज्ञापन मतलब इस कमीज के विज्ञापन पे 400 रुपए खर्चा हुआ है, ठीक। भंडारण आदि में 300 रुपए खर्चा हुआ। क्रय मूल्य इसका है जो है 300 रुपए, ठीक। यानी कि 300 में इसको खरीदा, इसका जो भंडारण किया 200 और 400 विज्ञापन का, कितने हो गए 4 2 6 3 9। तो ये टोटल जो है इनको 900 रुपए का लाभ हुआ और 900 रुपए इसमें लाभ अलग से जुड़ा है, ठीक। तो 900 रुपए इसमें अलग से जुड़ा है। ये तुम्हारा ये हो गया जो कॉस्ट है पूरी, विज्ञापन का जोड़ लिया, भंडारण का जोड़ लिया, उसका तो 3 2 5 4 900 ये, और टोटल यानी कि चढ़ जो हो गई वो है 1800 की, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, संयुक्त राज्य अमेरिका कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, ठीक। अब आपको बताना है कि $1 कितने का है, एक जो डॉलर है वो कितने रुपए के बराबर है, ठीक। कितने रुपए के बराबर है ये आपको बताना है। $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी कि 1800 रुपए में बेची गई, ठीक। तो यहाँ यहीं से आप हिसाब लगा सकते हैं कि $1 कितने का होगा। दिए गए चित्र के अनुसार इस जो रिक्त स्थानों है उनकी पूर्ति करनी है। तो $26 1800 का है, यहाँ पे आपको $1 आज की कीमत क्या है ये आपको बतानी है। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें कितने रुपए में खरीदी, ठीक। तो ये सब आपको देखना है यहाँ पे, प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी और फिर उसने संचार साधनों में भी यानी विज्ञापन वगैरह में उसने कितना खर्च किया, द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किया। इसके बाद लगभग प्रति कमीज स्टोर में रखने के लिए, स्टोर पर रखने के लिए आप भंडारण कर दीजिए 200 रुपए, ठीक। प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसे कितने मुनाफा यानी लाभ हुआ, 900 रुपए का लाभ हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। यानी कि अगर एक शर्ट में जो है उसको 900 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो 10 शर्टें बेच देता है तो उसको कितने का मुनाफा होगा, तो आप देखें 10 गुणे 900 बराबर उसका हो जाएगा कितना, 9000, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना फायदा हो रहा है। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपए प्रति कमीज और कार्यालय चलाने खर्च 25 रुपए प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं, ठीक। ये आपको देखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि गारमेंट फैक्ट्री मजदूर गारमेंट के निर्यातक को विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया और तुलना करके पता लगाना है। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है। अब आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है, चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपए की राशि क्यों खर्च करता है, ठीक। ये भी आपको देखना है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या चल रहा है। आगे यहाँ पे अगर देखें तो बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है कि बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले कौन थे, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो सब आप यहाँ भरना है। उसके बाद जो है बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले, अधिक लाभ जो नहीं कमाए जिसने, उनको भी हम लोग देख चुके हैं, उनको यहाँ भरना है। आगे हम लोग देखें बाजार और समानता के बारे में। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्होंने जो उनके उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं, ठीक। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक। जी किसके अंतर्गत, प्रजातंत्र के अंतर्गत, यानी कि पूरी प्रजा को समान मानना चाहिए, तो सरकार से उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों बराबर समझेंगे कैसे, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ये पूरी एक मार्केट है, यहाँ पे इस तरीके से मॉल में आपने देखा होगा कपड़े लगे होते हैं, ठीक। तो ये वही चीज है कि आप जानते हैं कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है। तो ये सब हम लोग देख और समझ चुके हैं। आगे देखें
एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है, जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है, तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान सपना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, ठीक दादन व्यवस्था आपको ध्यान रखना है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों को शोषण होता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएं बनाएं, जो उत्पादक हैं वो मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। ठीक, तो ये तवा नदी में हम लोग जानेंगे और हम लोग अगला चैप्टर है जो है 9th चैप्टर, इसका 9th चैप्टर के बाद ये जो पॉलिटी क्लास 7th की एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे एसडीजी गोल दिया, जो भी आप एसडीजी गोल अभी तक लिखते हुए चले आए हैं उसमें भी नंबर 8 शामिल कर लीजिए और उसमें जो लिखा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, तो ये भी आपको कितने नंबर पे, नंबर 8 पे, सतत विकास लक्ष्य 8, उचित कार्य और आर्थिक व्यवस्था। और आपको पता होगा कि जो एसडीजी गोल है हमारे, वो कब तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है, वो बनाया गया है 2030 तक। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर होता है ये होता है कंप्लीट और यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट, इतने क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये जरूर आपको तैयार करने हैं, एक बार लिख के देखेंगे, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आगे देखें। यहाँ पे भी इस प्रकार से आपको नंबरिंग करनी है। ठीक, तो ये सब जो है, ये जो नंबरिंग दी गई है यहाँ पे, तो ये नंबरिंग जो है आपको यहाँ करनी है। तो ये आप इसका पूरा इस तरीके से स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ शब्द संकलन है। जिनिंग मिल, निर्यातक और मुनाफा। ठीक, निर्यातक और मुनाफा के बारे में आपको पता ही होगा। जिनिंग मिल देखते हैं, वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेजे जाते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद कर लेना और ये हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, जिनिंग मिल क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 8वां चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हमारा 9 जो कि लास्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।